हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो इतिहास का ही एक पार्ट है। इतिहास का जो नेक्स्ट पार्ट आता है, क्योंकि हमने प्राचीन हिस्ट्री यानी कि एंशिएंट इंडिया पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री हम कवर कर चुके हैं। और अब जो हम पढ़ेंगे वो मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो मिडाइवल, जिसको मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री भी बोला जाता है, ये कब शुरू हुआ था और ये क्यों एकदम से आ गया था। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां रही थी कि जो प्राचीन भारत को खत्म करना पड़ा और मध्यकालीन भारत में एंट्री लेनी पड़ी थी। ऐसी सारी चीजें हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। जब ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरू होता है तो भारत में एक नए युग को जन्म देता है। क्यों? क्योंकि ये प्राचीन युग को खत्म करता है और एक नए युग की एंट्री होती है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। क्या ऐसा कुछ हुआ था कि मध्यकालीन भारत क्यों आया था? देखिए, जब भी कोई नया युग आता है, नया कोई चरण आता है, तो जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आता है। तभी तो उसको एक अलग नाम दिया जाता है, अलग टर्म दिया जाता है। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ है फिर भी उसका नाम बदल दिया। तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए होंगे। जो प्राचीन भारत में चल रहा था वो मध्यकालीन भारत में क्या चला जिससे कि उसका नाम मध्यकालीन भारत पड़ता है। क्या चेंजेस आए थे? क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे 7वीं सदी में क्या हुआ था कि अरब देश में क्या हुआ था, एक नए धर्म इस्लाम का उदय हुआ था। एक नए धर्म जिसका नाम इस्लाम धर्म पड़ता है, उसका उदय होता है। और जब वो उदय होता है तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक नया युग छा जाता है। इसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है और भारत पे तो बहुत भयानक इसका प्रभाव पड़ता है। हालांकि इस जो नए धर्म आया था इस्लाम, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है अमन और शांति होता है, यानी कि एक शांति का धर्म था। और यहाँ पे आप लोग इमेज भी देख रहे होंगे कि ये आपकी इमेज दिख रही है जो कि आपकी इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। ये भी आपकी उसी से रिलेटेड है। ये मदीना की इमेज है और ये मक्का की इमेज है। अब ये जो नया धर्म आया था ये स्टार्ट किसने किया था तो वो भी देख लेते हैं ये किसने स्टार्ट किया था। क्योंकि हमको पूरा का पूरा ये तो नहीं पढ़ना है कि ये पूरा का पूरा धर्म क्या है, हमको तो अपना मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट करना है। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पहले तो ये देख लीजिए, ये जो अरब है जहां से ये धर्म आया था उसको एक बार देख लीजिए। ये आपका क्या है? ये आपका मैप में क्या है? सऊदी अरेबिया है। और ये इसके आसपास के जैसे ये यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये आपका ओमान है, ये आपका यमन है। तो ये अलग अलग देश हैं और यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है सऊदी अरेबिया से। और ये कहाँ से कहाँ, ईरान होते हुए, ये आपका इराक होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, ये आपका इंडिया में एंट्री लेता है। और इंडिया में एंट्री लेता है तो कैसे कैसे इसके मतलब हालात रहते हैं, ये क्यों इंडिया में एंट्री लेता है। तो शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले जो इस्लाम धर्म आया है वो उसके संस्थापक कौन थे ये भी पढ़ लेते हैं। तो ये जो इस्लाम धर्म आया है ये हमारा जो 27वां अध्याय है वो तो हमने देख लिया कि क्या हुआ था। तो यहाँ पे हजरत मोहम्मद साहब, कौन? हजरत मोहम्मद साहब इस धर्म के क्या हैं, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ संस्थापक हैं। इसके क्या हैं? प्रणेता हैं। वो क्या हैं? इसके संस्थापक हैं। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 570 एडी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये मक्का में हुआ था। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कहाँ पे हुआ था, आगे मैं पीडीएफ में लिख दूंगा कि कहाँ हुआ था। ये मक्का में इनका जन्म होता है। इनकी माता का नाम आमिना होता है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला होता है और इनकी पत्नी का जो नाम होता है खदीजा। और एक इनकी पत्नी होती है उनका नाम होता है आयशा। पहली पत्नी इनकी खदीजा होती हैं और एक आपकी क्या होती हैं? आयशा होती हैं। और इनकी जो पुत्री होती है उसका नाम होता है फातिमा, जिसको लिखा जाता है फातिमुज जहरा। इसका मतलब होता है, मैंने यहाँ पे वो टर्म लिखा नहीं है, यहाँ पे ऐड कर दूंगा, इसका मतलब होता है खूबसूरत। और इनके जो दामाद होते हैं दोस्तों वो होते हैं अली, जिनका नाम हजरत अली भी होता है। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति बोले तो इस्लाम धर्म में उसको बोला जाता है कि जब ये ऐलान कर देते हैं कि मैं क्या हूँ? पैगंबर हूँ। तो वही इनकी घटना क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति की घटना होती है जब ये ऐलान करते हैं कि मैं पैगंबर हूँ और अल्लाह ने मुझे भेजा है। तो वो इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? गारे हीरा, एक हीरा नाम की गुफा होती है। गार माने गुफा होता है। तो उस गुफा के अंदर इनको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये अपने दुश्मनों से छुपते छुपाते उस गुफा में पहुंचते हैं और वहीं ये रुकते हैं फिर।
और वहीं इनको क्या होता है, नबुव्वत हासिल होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और 622 एडी में क्या करते हैं, ये मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। कहाँ चले गए थे? मक्का को इन्होंने छोड़ दिया था और मदीना की तरफ एंट्री ले लेते हैं। मदीना में जब ये एंट्री ले लेते हैं, मक्का को छोड़ के मदीना में एंट्री लेते हैं, तो होता क्या है, उसी टाइम पीरियड को, मतलब उसी घटना को क्या बोला जाता है, हिजरी संवत बोला जाता है, या हिजरी भी बोला जाता है, या उसको हिजरत भी कहते हैं। और ये घटना आपकी 622 एडी में हुई थी, क्योंकि इन्होंने मक्का छोड़ा था। अब 622 एडी में इन्होंने क्या किया था, हिजरी संवत को स्टार्ट किया था, मक्का से मदीना गए थे, और बाद में 10 साल बाद इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, ये दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और 632 एडी का वो समय होता है। बाद में जब इनके बाद, क्योंकि इस्लाम धर्म तो चलता ही रहता है, और उस इस्लाम धर्म को चलाने के लिए जो पद आते हैं, मतलब उत्तराधिकारी के पद जो आते हैं, उसको अरबी भाषा में खलीफा बोला जाता है। उर्दू लैंग्वेज और अरबी लैंग्वेज में उसे खलीफा बोला जाता है। तो उसके बाद जो उत्तराधिकारी होता है उसको खलीफा कहते हैं। और ये जो खलीफा है, खलीफा क्या होता है, ये धार्मिक और राजनीतिक अधिकार वाला एक पद होता है। मतलब उसमें पॉलिटिकल लीडर भी आपका वही होते हैं और धार्मिक लीडर भी आपके वही होते हैं। जैसे कि भारत में आप देखें तो पॉलिटिकल लीडर अलग होते हैं, धार्मिक लीडर अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो आपका धार्मिक गुरु होता है वही आपका राजनीतिक गुरु भी होता है। और उसमें जो 4 खलीफा निकल के आते हैं वो आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये चारों के चारों हजरत मोहम्मद साहब के बड़े ही प्रिय मित्र थे। और इनको चारों को ये खलीफा आते हैं, इनमें से जो चारों खलीफा आते हैं, तो इनमें से जो खलीफत का पद मिलता है वो सबसे पहले अबू बकर को मिलता है। और अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, ये आपके क्या हैं, 4 खलीफा हैं। अब इनमें जो खिलाफत का पद मिलता है वो अबू बकर को मिलता है। और अबू बकर के जो अनुयायी थे, मतलब जो खलीफा बनता है उसके लोग चाहने वाले भी बनते हैं, उसको मानने वाले भी बनते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनको सुन्नी कहा जाता है। उन्हीं को क्या कहा जाता है, सुन्नी कहा जाता है। और इनकी संख्या 80% थी। बाद में जो एक खलीफा और बनते हैं जो लास्ट में, हजरत अली, और इनको क्या है, इनके 20% मानने वाले होते हैं। और इन्हीं के जो मानने वाले होते हैं इनको शिया कहा जाता है। यानी कि इस्लाम धर्म भी बाद में 2 चरणों में बढ़ जाता है, 2 संप्रदाय में बढ़ जाता है, एक आपका सुन्नी, एक आपका शिया। और किताबों से यही नॉलेज मिलता है कि ये जो सुन्नी है इसको अबू बकर के अनुयायी सुन्नी कहलाए थे। और ये जो सुन्नी थे ये हूबहू जो रसूल पाक की, जो हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाएं थी, उन्हीं को एडेप्ट करते हैं, उन्हीं को सुन्नी कहा जाता है। हालांकि हजरत मोहम्मद साहब, उन्होंने ना तो सुन्नी चलाया था ना ही शिया चलाया था, उनका सिर्फ एक ही था, वो इस्लाम था। और उसका मतलब था अमन और शांति। वो बड़ी प्यार की बातें किया करते थे, बड़ी मोहब्बत की बातें किया करते थे, लोगों से बड़ा खुलूसो वफा की बात किया करते थे। और बाद में जो ये खिलाफत वाले आते हैं, खिलाफत बोले तो जो इनके उत्तराधिकारी आते हैं, उनके टाइम पीरियड में आपका क्या होता है, इसमें 2 संप्रदाय बढ़ जाते हैं, शिया और सुन्नी। जिसको अली का जो अनुयायी होते हैं उनको शिया कहते हैं, अबू बकर के अनुयायी होते हैं उनको सुन्नी कहते हैं। अब ये हमने क्या है, ओवरव्यू ले लिया एक इस्लाम धर्म का। हालांकि हमने ये कंप्लीट इस्लाम धर्म यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, ये हम एक अलग से क्लास लेंगे जहाँ पे सभी धर्म होंगे, वहाँ पे एक एक धर्म की चर्चा होगी और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। जब हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपका बन गया है कि इस मध्यकालीन भारत में जो मध्यकालीन एक युग आता है, इसमें क्यों इसका नाम पड़ता है, क्योंकि इसमें एक नए धर्म का आगाज होता है, एक नए धर्म को क्या है, एस्टेब्लिशमेंट मिलती है। और वो धर्म होता है इस्लाम, जो इससे पहले कभी भी अस्तित्व में नहीं आया था। इसीलिए इसका नाम मध्यकालीन भारत पड़ जाता है, एक नए युग का नाम दे दिया जाता है इसको इस्लामिक मतलब युग भी बोला जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें इस्लाम धर्म का ही वर्चस्व रहा है इस मध्यकालीन भारत में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो होता है, बाद में क्या होता है, भारत पर अरब आक्रमण होता है। अरब आक्रमण होता है भारत पे, और यही घटना भारतीय इतिहास में बहुत फर्क डालती है। भारतीय इतिहास को यही आपका क्या है, प्राचीन इतिहास से मध्यकालीन इतिहास की तरफ रुख मोड़ देती है। क्योंकि मध्यकालीन भारत में आपने पढ़ा था हर्षवर्धन को, और वो अंतिम हिंदू सम्राट था, और उसकी जो मृत्यु होती है 647 के आसपास होती है। और उसी टाइम पे तो आपका इस्लाम धर्म फैल रहा होता है अरब में,
और इस्लाम धर्म जब फैल रहा होता है तो हर्षवर्धन के बाद 650 में क्या होता है, जब वो एक 647 में उनकी डेथ हो जाती है, तो लगभग लगभग करीब 40-50 साल का गैप ऐसा आता है जिसमें कोई ऐसा लीडर ही नहीं आता है, कोई ऐसा राजा ही नहीं आता है कि जो भारत पे रूल कर सके। हालांकि साउथ इंडिया में होता है लेकिन नॉर्थ इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जब कहीं भी आप देखेंगे कि पॉलिटिकल गैप आ जाता है, राजनीतिक एक तरीके से गैप आ जाता है, तो क्या होता है, उस पे कहीं ना कहीं का आक्रमण की खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे कोई पावर तो है नहीं। और पावर एक ऐसी चीज है कि अगर कोई जगह आपकी खाली पड़ी है, और खाली अगर पड़ी है तो कोई ना कोई वहां पे क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो करने लगता है। मतलब अगर आपकी कुछ भी चीज खाली है तो वहां पे कोई ना कोई आक्रमण करेगा, कोई ना कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा ही होता है कुछ, हालांकि और भी लोग करते हैं आक्रमण, सिर्फ यही नहीं करते हैं। लेकिन भारत पर जो अरब आक्रमण होता है ये भारत के रुख को बदल देता है। और भारत पर सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण होता है वो अरबों ने ही किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले किसने किया था, तो वो आपका अरबों ने किया था। और पहला जो आक्रमण होता है वो 711 में होता है, अब्दुल्लाह करता है और इसको असफल हो जाता है, ये असफल हो जाता है, कोई रिजल्ट नहीं आता है। दूसरा आपका कौन करता है, ये भी 711 में ही करता है, उसी टाइम पीरियड में, बुंदेला, ये भी असफल हो जाता है। कहीं कहीं पे तो ये लिखा है ये दोनों एक साथ ही आपके करते हैं आक्रमण, और दोनों का क्या है, असफल हो जाता है। बाद में एक आक्रमण होता है, तीसरा आक्रमण, ये 712 में होता है, मोहम्मद बिन कासिम करते हैं, और ये भारत पर क्या होता है, सफल आक्रमण होता है। सफल आक्रमण होता है भारत पर, और ये भारत के रुख को बदलता है, ये भारत के नक्शे को बदलता है। ये भारत में क्या है, एक अलग ही युग लेके आ जाता है जब ये मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है, और ये पहला सफल आक्रमण होता है। और जब ये करता है तो उस समय जो अरब के राजा होते हैं, मंसूर अल हज्जाज का ये सेनापति होता है। अरब के राजा कौन होते हैं, मंसूर अल हज्जाज होते हैं, जिनका ये सेनापति होता है। और ये जो तीसरा आक्रमण होता है ये कहाँ पे होता है, सिंध पे होता है। जो आपका सिंध क्षेत्र है ना भारत का, जो आपका सिंध क्षेत्र है, वहीं पे इसका आक्रमण होता है। और सिंध क्षेत्र पर जब ये आक्रमण होता है तो उस आक्रमण को क्या बोला जाता है, लाहौर ब्राह्मणवाद का युद्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, कहीं कहीं पे रेवाड़ का युद्ध बोला जाता है, कहीं कहीं पे आपको ब्राह्मण खाली युद्ध बोला जाता है, क्योंकि ये सिंध पे आक्रमण करता है। और सिंध पे ये जो आक्रमण करता है इसकी जो जानकारी मिलती है वो अली अहमद की एक पुस्तक है चचनामा, तो वहां से इसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अभी आक्रमण जो सिंध पे होता है किसके किसके बीच होता है, तो मोहम्मद बिन कासिम होते हैं, और सिंध के राजा होते हैं आपके कौन होते हैं, दाहिर। सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में ये आक्रमण होता है। और ये जो आक्रमण होता है कहाँ पे होता है, ये सिंध का एक क्षेत्र है, देवल बंदरगाह, तो वहीं पे होता है, क्योंकि बंदरगाह से ही तो आएंगे ना कहीं से तो आएंगे, एंट्री तो लेंगे ही भारत में, तो वहीं पे होता है। और वहीं पे आपका क्या है, एक प्रसिद्ध नीरव बौद्ध स्थल है, फिर वहां पर भी आक्रमण करते हैं कौन, जो आपके अरब आक्रमण वाले जो लोग हैं, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम, ये फिर नीरम बौद्ध स्थल है, वहां पर भी एक आक्रमण करते हैं, जो उसके आसपास का ही एक आक्रमण है। और सिंध का राजा आपका दाहिर जो होता है, कौन, सिंध का राजा दाहिर जो होता है, उसकी दो पुत्रियां होती हैं, एक आपकी सूर्यमला और एक आपकी परिमला। इनको क्या करते हैं, ये मोहम्मद कासिम एक तरीके से इनका अपहरण कर लेते हैं, और इनको कहाँ ले जाते हैं, अरब में ले जाके अल हज्जाज के पास पेश करते हैं। लेकिन ये लड़कियां बड़ी ही चतुर होती हैं, ये अल हज्जाज को बताती हैं कि ये जो आपका मोहम्मद बिन कासिम है, इसने तो पहले ही हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दिया है और आपके सामने बाद में हमको पेश किया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके झूठ बोलने से इस मोहम्मद बिन कासिम की बड़ी ही भयानक मृत्यु होती है। कैसी मृत्यु होती है मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ कि जो मंसूर अल हज्जाज होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक बैल को बुलाते हैं, बैल मतलब जो बैल होता है ना उसको बुलाते हैं, उसके क्या करते हैं, उसमें उसके पेट में एक सुराग करते हैं जिंदा बैल के, और सुराग करते हैं, उसी सुराग में इस मोहम्मद बिन कासिम का सिर घुसेड़ देते हैं, और मोहम्मद बिन कासिम वहां पे तड़प तड़प के उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बड़ी ही भयानक मृत्यु होती है। और बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब ये लड़कियां फिर से बता देती हैं कि इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था, हमने झूठ बोला था। और जो आपके मंसूर अल हज्जाज हैं ये तैश में आके इन दोनों का भी कत्ल कर देते हैं। तो ये कहानी इस तरह से क्या होती है, खत्म होती है।
और क्या है, ये आपका भारत पर पहला आक्रमण होता है। अब जब भारत पे पहला आक्रमण होता है तो इसके कुछ प्रभाव भी रहते हैं और कुछ इसका क्या है कि कारण भी रहते हैं। क्या कारण था? सबसे पहले तो इसके प्रभाव यानी कि उद्देश्य देख लीजिए कि उद्देश्य इनका क्या था अरब आक्रमण का। अगर अरब आक्रमण का उद्देश्य आपका क्या था? भारत की धन संपदा को लूटना, क्योंकि भारत क्या था, एक सोने की चिड़िया था। एक क्या था, गोल्डन बर्ड कहा जाता था आपको, क्या सोने की चिड़िया कहा जाता था आपके भारत को। और भारत के धन संपदा को लूटना ही इनका मुख्य पेशा था। मुख्य मतलब क्या था, एक मकसद था। और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना भी इनका एक मकसद होता है। और कारण कारण क्या होता है कि जो अल हज्जाज होते हैं उनके कुछ समुद्री जहाज होते हैं जो कि सिंध के लुटेरों ने लूट लिए थे। सिंध के क्षेत्र से वो जहाज गुजर रहा था, तो सिंध के ही कुछ लुटेरे थे, उन्होंने लूट लिया था। मंसूर अल हज्जाज ने पत्र भी लिखा था कि हमारे जो जहाज हैं उनको लूट गया है। और सिंध के राजा दाहिर को ये पत्र लिखते हैं कि उनको आप सही सलामत हमारे यहाँ पहुंचा दीजिए। लेकिन राजा दाहिर उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, अपनी मौज में मस्त होते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। कई बार पत्र आते हैं, नहीं कुछ करते हैं। तब ये मोहम्मद बिन कासिम को भेजते हैं कि जाओ और जाके सूद समेत सब कुछ वापस लेके आना है। और वो वैसा ही बिल्कुल करता है। लेकिन बात कुछ ऐसी हो जाती है कि वो जो लड़कियां होती हैं दो, उसकी मृत्यु का कारण बन जाती हैं। अब अरब आक्रमण के जो प्रभाव हैं वो क्या है, क्योंकि आक्रमण होता है तो उसका इम्पेक्ट भी पड़ता है। क्या आक्रमण होता है तो इम्पेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये काफी दिन तक रहा था। शायद ये 712 में इसने आक्रमण किया था, तो 714 या 15 में ये क्या गया था, भारत से बाहर गया था। कहाँ गया था आपका? अरब, जो क्या कहता हूँ मैं, अरब में गया था। और वहीं इसकी मृत्यु होती है। तो भारत में अरब संस्कृति का एक तरीके से क्या होता है, वर्चस्व आ जाता है। अरब संस्कृति वर्चस्व नहीं, मतलब एक तरीके से वो एंट्री ले लेती है। वर्चस्व तो नहीं कह सकते, इतनी जल्दी कोई भी चीज इतनी जल्दी स्टेब्लिशमेंट तो नहीं हो सकती ना। अरब संस्कृति और व्यापार, जो भारत का ज्ञान विज्ञान, इसका आदान प्रदान होता है। भारत का ज्ञान उधर पहुंचता है और वहां का ज्ञान इधर आता है। और क्या क्या आता है इसके साथ साथ, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि ऊंट पालन। ऊंट पालन भारत में तो था ही नहीं, ऊंट पालन की विद्या भारत में कहाँ थी। और आपका क्या है, मानसून व समुद्र विज्ञान। ये जो अरब के लोग थे, अरब को क्या था, मानसून और समुद्र विज्ञान का बड़ा ही विकट नॉलेज था। बहुत बड़े वेत्ता थे ये लोग। तो इस चीज की भी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? मानसून की जानकारी आपको अरब से ही मिलती है। अरब के लोगों ने भारत को मानसून की जानकारी दी थी। और जो मानचित्र कला है, मानचित्र कला का प्रयोग भी अरब लोगों ने ही सिखाया था भारत को। वो मानचित्र के जरिए क्या था, अपना सारा कुछ किया करते थे, मानचित्र का वो प्रयोग करते थे। और खजूर की खेती ये भी भारत में नहीं थी, तो ये भी आपकी वहीं से आई है, खजूर की खेती। तो ये क्या है, अरब के क्या है, कुछ प्रभाव हैं अरब आक्रमणकारियों के। और मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम, जिसको सोने के सिक्के बोला जाता है, जारी कराए थे। और ये प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दिरहम जैसी मुद्रा चलाई थी, दिरहम जैसे सिक्के चलाए थे। तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम और जिनको सोने के सिक्के बोला गया था, ये चलाए थे। और पहला ऐसा शासक था जो कि मुस्लिम था जिसने दिरहम चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे। अब अरब के तो प्रभाव इतने सारे रहे हैं भारत पे, क्या अरबों का प्रभाव भी भारत पे रहा है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल रहा है। अरबों के प्रभाव क्या रहे हैं? अरब के लोगों ने भारत से क्या सीखा था, मतलब भारत ने क्या सिखाया था अरब को, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है। तो भारत ने दशमलव सिद्धांत अरबों को दिया था। लेकिन कहीं कहीं आपको पुस्तक में मिलेगा, कहीं कहीं आपको टीचर्स भी बताएंगे कि ये जो दशमलव प्रणाली है ये अरब से आई थी भारत में। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो आपकी भारत में ही थी, क्योंकि आर्यभट्ट जैसे लोग, ब्रह्मास्त्र और आपके ब्रह्मगुप्त जैसे लोग, ये आपके कहाँ के थे, ये तो भारतीय थे ना। और जो दशमलव प्रणाली है तो आपकी किसने शुरू की थी? ब्रह्मगुप्त ने शुरू की थी दशमलव प्रणाली, आर्यभट्ट ने भी शुरू की थी। मतलब ये उसी टाइम पीरियड के लोग हैं ना, तो इन लोगों ने शुरू की थी। लेकिन दशमलव प्रणाली का जो श्रेय जाता है वो ब्रह्मगुप्त के पास है। और उनकी एक पुस्तक भी है, ब्रह्मास्फुट सिद्धांत खंडन खाद्य, इनकी पुस्तकें हैं। तो भारत से ये लोग दशमलव प्रणाली को सीख के गए थे। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। जो भारतीय इतिहास है, भारतीय साहित्य है, उसका अरबी में अनुवाद भी ये लोग कराते हैं अरब लोग, क्योंकि सीखते हैं। जैसे कि आर्यभट्ट का जो सूर्य सिद्धांत है, जिसमें पाई का मान दिया है, आपका अंडर रूट का मान दिया है, तो ये सारी चीजें वो सीखते हैं। चरक संहिता,
ये आपकी चरक एक तरीके से क्या है, एक क्या बोलता हूँ, क्या बोलता है इसको, इलाज के लिए क्या बोलते हैं, चिकित्सा पे आधारित एक बुक है जिसको आपका क्या है अरबी में अनुवाद किया गया था, बाद में अरबी में अनुवाद कराया गया था। सुश्रुत संहिता है और आपका पंचतंत्र है और आपका क्या है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंडन खाद, ये ब्रह्मगुप्त की पुस्तकें हैं जिनका क्या है अरबी में अनुवाद हुआ है। तो बड़ा ही आदान प्रदान हुआ था ज्ञान का, भारतीय ज्ञान का और आपका क्या अरबी ज्ञान का, ये इधर से उधर क्या हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, कन्वर्जन हुआ था, या एक तरीके से आप बोल सकते हैं कम्युनिकेशन हुआ था। अब इसके बाद क्या होता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में आता है तो ये भारत पे एक कर लगाता है जिसको जजिया कर बोला जाता है। क्या लगाता है? जजिया कर बोला जाता है। ये भारत में जजिया कर लगाता है और ये जो जजिया कर है किस पे लगता था? ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था और एक तरीके का संपत्ति कर था। क्या था ये? संपत्ति कर था और ये गैर मुस्लिमों पर लगता था। ठीक है, संपत्ति कर है, गैर मुस्लिमों पर लग रहा है, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है उन पे उनको ये कर देना पड़ेगा। और इस ये जो आपका जजिया कर है, जजिया कर का इतिहास जो है, मैं क्या लेके आया हूँ यहाँ पे इतिहास, ये 3 बार लगाया जाता है भारत में। अलग अलग टाइम पे अलग अलग शासक इसको लगाते हैं, तो 3 टाइम पे लगता है। और वो आपके 3 टाइम कौन से होते हैं? पहली बार आपका कब लगता है? ये तो मोहम्मद बिन कासिम ही लगाता है पहली बार, तो आपको मैंने बता ही दिया। लेकिन यहाँ पे ये कुछ एक्सेप्शन भी है कि ये सब पे नहीं लगाता है, जैसे कि ब्राह्मणों को छोड़ देता है, आपके विधवाओं को छोड़ देता है, विकलांगों को छोड़ देता है। तो इन लोगों को छोड़कर क्या है वो सब पे जजिया कर लगाता है, ब्राह्मण, विधवा और विकलांग को छोड़कर सब पे लगाता है। और दूसरी बार जो ये लगाता है ना, सेकेंड टाइम पे ये जो लगाता है, सेकेंड टाइम पे ये नहीं, फिर लगाते हैं फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी के एक शासक आते हैं। और ये आपका दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक। ये ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाते हैं। ये क्या है? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाते हैं। यहाँ पे इसको छोड़कर नहीं है, यहाँ छोड़कर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देते हैं। अभी तक ब्राह्मण छुटे हुए थे, विधवाएं छुटी हुई थी, विकलांग छुटे हुए थे, तो इनमें से ये क्या करते हैं, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा देते हैं, विकलांग और विधवा को केवल छोड़ते हैं। जब एक शासक आएगा लास्ट में, कब? तीसरी बार लगेगा, औरंगजेब आएगा, तब ये क्या करेगा, सभी हिंदुओं पर लगा देगा, फिर चाहे वो विधवा हो, ब्राह्मण हो, विकलांग हो, कुछ भी हो, सब पे ये जजिया कर लगा देगा। और ये एक संपत्ति कर था, जो इसको नहीं देता था उस पे क्या है, उसको इस्लाम में दाखिल होना था। और लोग भी इतने वैसे थे, लोग बड़े गरीब हुआ करते थे, तो लोग कहते थे क्या रखा है इस धर्म में, क्या रखा है धर्म अरम में, चलो कम से कम करते तो बचते हैं, धर्म में क्या है, भगवान तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है। तो कुछ लोग भी क्या करते थे, इस तरह से भी क्या थे, वो इस्लाम धर्म में आ जाते थे। लेकिन ये एक गलत तरीका था, ये बिल्कुल भी जायज़ तरीका नहीं था। और क्योंकि इस्लाम जो फैला है वो तलवार की नोक पे नहीं फैला है, हालांकि तलवार की नोक पे बड़ा ही फैलाने की कोशिश की गई है, लेकिन इस्लाम तलवार की नोक पे नहीं फैला था, ये प्यार और मोहब्बत से फैला था। और ये जब हम इस्लाम धर्म को पढ़ेंगे तब आपको बात समझ में आएगी, अभी तो कुछ भी आप आइडिया लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने यहाँ पे हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है तुर्क अरब आक्रमण की। अब अरब आक्रमण के बाद आपका भारत पे क्या होता है, तुर्क आक्रमण होता है। क्या होता है? भारत पर जो तुर्क आक्रमण होता है, जिसको महमूद गजनबी करता है, और ये हमारा अध्याय 29वां है। तो महमूद गजनबी जब भारत पे आक्रमण करता है, ये अरब के बाद का टाइम पीरियड है। सबसे पहले अरब लोग करते हैं पहला मुस्लिम आक्रमण, सेकंड आपका महमूद गजनबी करता है, और थर्ड आपका मोहम्मद गौरी करता है, और बाद में तो दिल्ली सल्तनत वगैरह वगैरह पूरा की पूरा रूल करते हैं भारत पे। और ये जो महमूद गजनबी था, ये यामिनी वंश या जिसको गजनी वंश, इसका शासक था। किसका था? ये गजनी का शासक था। ये गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में एक क्षेत्र था गजनी, अफगानिस्तान। अब आप लोग कहेंगे अफगानिस्तान तो भारत में ही था, तो ये फिर, अरे अफगानिस्तान भारत में तो था, मैं भी कह रहा हूं कि ये भारत में था, लेकिन जैसे जैसे आपका क्या है, हड़प्पा सभ्यता आती है, वैदिक काल आता है, चीजें चेंज होती हैं, तो क्या होता है, ये जो क्षेत्र है ये ऊपर चला जाता है। ऊपर बोले तो मतलब ये इनकी पकड़ से बाहर हो जाता है कुछ दिनों के लिए, कुछ लोग कुछ समय के लिए, क्योंकि उस पे सिकंदर वगैरह का आक्रमण होता है, बड़े आक्रमण होते हैं, तो उन पे इन लोगों का कब्जा रहता है। लेकिन ये भारत का हिस्सा तो रहता है, लेकिन कब्जा नहीं भारत का होता है। भारत का हिस्सा रहता है लेकिन कब्जा नहीं होता है। तो ये अफगानिस्तान वाले इलाके से आता है। और जहाँ पे गजनी एक जगह है, गजनी
इसकी राजधानी भी होती है अफगानिस्तान में। वहां से ये आता है कौन, महमूद गजनबी। अब देखते हैं ये जो गजनी है, ये जो गजनी साम्राज्य है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कौन इसका संस्थापक होता है और कौन इसका मुख्य आपका क्या होता है, संस्थापक होता है। तो गजनी जो है वो अलप्तगीन एक शासक होता है, और उसके बाद एक सुबुक्तगीन आता है, और उसके बाद आपका आता है महमूद गजनबी। तो ये आपके 3 शासक होते हैं। और जो गजनी साम्राज्य है इसकी जो स्थापना करता है वो कौन करता है, आपका अलप्तगीन करता है, 932 इकाई में करता है, और गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। उसके बाद कौन आता है, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन आता है, और सुबुक्तगीन क्या करता है, ये 977 में शासक बनता है। और ये क्या होता है, इसने इसने क्या किया था, एक हिंदू शाही शासक थे जयपाल, तो जयपाल पे बड़ा इसने आक्रमण किया था, और ये बार बार आक्रमण कर देता है जयपाल पे, और बार बार इसको हारना पड़ता था जयपाल से, क्योंकि ये उतना शक्तिशाली तो था नहीं, तो असफल हो जाता था आपका। लेकिन ये क्या था, प्रथम क्या आक्रमण था, प्रथम तुर्क आक्रमण की बात करें तो वो सुबुक्तगीन ने किया था, ना कि महमूद गजनबी ने किया था। ये कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि महमूद गजनबी ने प्रथम तुर्क आक्रमण किया था। प्रथम तुर्की आक्रमण नहीं था ये आपका क्या था, ये जो अफगानिस्तान है ये तुर्की वाले इलाके में आता था, इस पे जो एक तरीके से कंट्रोल था राजनीतिक वो आपका तुर्की का था, ये तुर्की में आता था। अब प्रथम तुर्क आक्रमण आपका कौन करता है, हिंदू शाही वंश के एक शासक होते हैं जयपाल, शासक जयपाल, उन पे ये क्या करता है, आक्रमण करता है सुबुक्तगीन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो आपका होता है, उसके बाद महमूद गजनबी शासक करते हैं, महमूद गजनबी शासन पे आते हैं 998 इकाई में। और जब ये 998 इकाई में आते हैं, ये क्या होते हैं, सुबुक्तगीन का ये पुत्र होता है, किसका, इन्हीं का ये क्या होता है, बेटा होता है। और ये जो सुबुक्तगीन होते हैं ये हिंदू शाही शासक जयपाल से पराजित हो जाते हैं, और पराजित होते हैं तो इनकी मृत्यु भी हो जाती है सुबुक्तगीन की, और उसी का बदला लेने के लिए आपका आक्रमण करता है कौन, महमूद गजनबी 998 इकाई में भारत पे शासन करता है, मतलब गजनी का साम्राज्य का शासक बनता है। तब ये 1000 से 1000 इकाई में ये शासन पे आता है और भारत पे आक्रमण करने की योजना बनाता है। और इसके दिमाग में ऐसी घुन पता नहीं कौन सी बैठ गई थी कि इसने 17 बार आक्रमण किया भारत पे। आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ये आपका क्या है, महमूद गजनबी है। आगे बढ़ते हैं, महमूद गजनबी, इसकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं, इसकी उपाधियों के बारे में बात करते हैं। ये बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह होते हैं, उनसे क्या है, इनको ये उपाधियां मिली होती हैं। और वो उपाधियां क्या हैं, जैसे इसको यामिनी दौला बोला जाता है। यामिनी दौला कैसे याद रखेंगे, क्योंकि यामिनी वंश का था, गजनी वंश का था, तो और इसको यामिन उल बिल्लाह भी बोला जाता है। इसने सुल्तान की और गाजी की उपाधि धारण की थी, और ये ऐसा प्रथम शासक था जिसने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की थी, ये प्रथम शासक था। इसने बुद्ध शिकन की भी उपाधि धारण की थी। बुद्ध शिकन बोले तो मूर्ति भंजक, यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला इसको बोला गया था, ये भी इसकी उपाधियां थी। तो ये इसके अलग अलग नाम है। आपसे पूछा जा सकता है कि यामिनुद्दौला किसकी उपाधि थी, यामीन उल बिल्लाह किसकी उपाधि थी, प्रथम शासक जिसने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये आपको याद रखना है, बुद्ध शिकन किसको बोला गया है, मूर्ति भंजक किसको बोला गया है। और ये सारी की सारी और ये सारी की सारी जो उपाधियां हैं आपकी, ये आदिल उल बिल्लाह ने दी थी आपको, बगदाद के खलीफा ने। और बाद में जो सुल्तान की उपाधि है ये आपका इल्तुतमिश भी धारण करेगा। इन्हीं मतलब जो बगदाद के खलीफा होते हैं, शायद उस टाइम पे ये खलीफा नहीं होते हैं, दूसरे खलीफा होते हैं, लेकिन बगदाद के खलीफा ही ये उपाधियां देते हैं सुल्तान और गाजी की, किसको, इल्तुतमिश को। वो भी प्रथम शासक होगा, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक होगा, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला। लेकिन अगर प्रथम मुस्लिम शासक की बात करें तो वो आपका महमूद गजनबी होगा, ये बात आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, महमूद गजनबी के भारत पर 17 आक्रमण की बात करते हैं कि महमूद गजनबी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण, एक बार तो आक्रमण करना बड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है, और इसने 17 बार आक्रमण किया था। और 17 बार आक्रमण जब किया था तो इसने, ये आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, इसमें आक्रमण की इसकी इमेज दिख रही है महमूद गजनबी के। भारतीय अभियान, कितनी खतरनाक लड़ाई आपको दिख रही होगी यहाँ पे।
कारण इसका क्या था? धन को लूटना था, इस्लाम का प्रसार करना था, प्रचार प्रसार यानी इस्लाम को फैलाना था। फैलाना मतलब इस्लाम को पूरे भारत में, पूरे विश्व में ये क्या करना चाहते थे? इस्लामी धर्म को एक तरीके से स्थापित करना चाहते थे। और ये मध्य एशिया में साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। मध्य एशिया जो कि पूरा का पूरा आपका सेंट्रल एशिया आता है, जिसमें आपका क्या मैं बोलूँ, अफगानिस्तान वाला इलाका, चाइना का ऊपर का हिस्सा, इसके ऊपर तुर्की वाला हिस्सा, आपका मंगोलिया वाला हिस्सा, ये सारा का सारा आपका क्या है? मध्य एशिया का आपका क्या है? एक तरीके से क्षेत्र है। और भारत में भी अपना क्या करना चाहते थे? यही चीज करना चाहते थे। तो ये इनका मुख्य कारण था। अब एक एक आक्रमण को देख लेते हैं। मैं 17 के 17 आक्रमण आपको लेके आया हूँ, क्योंकि आपको अगर कहीं देखना पड़ जाए कहाँ कहाँ पे ये हुए हैं और कौन कौन सी सन में हुए हैं, तो आप एक ही बार में यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट आपके कौन से हैं? जो कलर्ड हैं, जैसे कि आपका पंजाब का है, पेशावर का है, बहिंद का है, मुल्तान का है, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। बाकी मैंने सारी की सारी एक लिस्ट बना के रख दी है आपके लिए। तो सबसे पहला जो आक्रमण होता है ये कहाँ पे करता है? ये आपका पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र पे करता है सन 1000 में, और हिंदू शाही राजा जयपाल को हराता है। जयपाल को हराता है, लेकिन जयपाल हारता नहीं है, मतलब हरा तो देता है लेकिन ये हार नहीं मानता है जयपाल, क्योंकि जयपाल ने कभी हार ही नहीं मानी थी। और फिर एक और युद्ध होता है आपका, क्या होता है? पेशावर का युद्ध। ये भी आपका क्या है? राजधानी जो बहिंद है वहीं पे आपका होता है। ये बहिंद कहाँ की? इसको उद्भांड भी बोला गया है, उद्भांडपुर पर कब्जा कर लेता है। इस बार ये क्या करता है? जयपाल को हरा देता है। इतनी बुरी तरह से हराता है जयपाल को कि जयपाल आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। जयपाल ने फिर आत्महत्या कर ली थी अपनी हार को देखकर। यही आक्रमण मतलब इन्हीं पे होता है, ये दोनों आक्रमण इन्हीं पे होते हैं। अलग अलग तरीके से लिखे हैं। वो क्या है? राजधानी बहिंद पर कब्जा कर लेता है, इसलिए मैंने वो पॉइंट लिख दिया है। बाकी तो हिंदू शाही शासक पे ही आक्रमण होता है, जयपाल पे, और ये आत्महत्या कर लेता है। फिर बठिंडा का आक्रमण होता है आपका 1005 में, विजयराज शासक होता है वहां पे। मुल्तान पे आक्रमण होता है, दाऊद करामाथी यहाँ पे होते हैं, 1006 में आक्रमण करता है। और उसके बाद आपका क्या होता है? मुल्तान पर एक और आक्रमण होता है 1007 से 8 में, इस पे सुखपाल शासक कर रहे होते हैं। फिर एक और आक्रमण होता है जिसे बहिंद का आक्रमण बोला जाता है। बहिंद पेशावर पे क्षेत्र पे करता है, और इसमें हिंदू शाही राजा आपके आनंद पाल होते हैं। इस बार जयपाल नहीं है, कौन है? आनंद पाल है। और आनंद पाल आपके कौन है? जयपाल के ही पुत्र हैं, तो उनपे भी आक्रमण ये करता है। और ये ऐसा कोई आक्रमण नहीं होता है जिसमें ये क्या है? जीतता नहीं है। हर एक आक्रमण को ये क्या कर लेता है? विजित करता है। हर एक आक्रमण को ये जीतता है। फिर एक आक्रमण होता है नारायण आलवर पर, मतलब ये स्थान है, 1009 में करता है। मुल्तान पर फिर आक्रमण करता है, और फिर से यहाँ पे जो राजा होते हैं वो सुखपाल ही होते हैं। वही आपके सुखपाल, यही वाले आपके सुखपाल होते हैं। तो ये आपके क्या है? कुछ इंपोर्टेंट आपके युद्ध हैं। और भी देखते हैं। 1013-14 में एक आक्रमण करता है थानेसर पे। थानेसर पे आक्रमण करता है। उस समय जो राजा होते हैं, राजा राम होते हैं वहां पे, और चंद्र स्वामिनी मंदिर को लूटा था, जो कि कृष्ण मंदिर था, कृष्ण जी का मंदिर था। उस पे इसने क्या की थी? बड़ी लूटपाट की थी। फिर एक नंदन का आक्रमण होता है 1014 में, त्रिलोचन पाल इसके शासक होते हैं। कश्मीर पे आक्रमण होता है 1014 से 1015 से 16 में। और यहाँ पे संग्राम क्या होता है? संग्राम आपका लोहार होता है। परिणाम क्या होता है यहाँ पे? संग्राम लोहार, मतलब ये कोई जगह है, यहाँ पे कोई राजा आजा नहीं है यहाँ पे। और मथुरा व कन्नौज, एक आपका 12वां आक्रमण होता है मथुरा व कन्नौज पर। मथुरा और कन्नौज पे जो आक्रमण करता है वो 1018 और 19 में करता है। इस समय जो राजा होते हैं प्रतिहार वंश के राजा होते हैं। प्रतिहार वंश के राजा राज्यपाल होते हैं, उन पे आक्रमण करता है। गंगा घाटी वाला जो क्षेत्र होता है वहां पे मथुरा पे आक्रमण ये करते हैं। कालिंजर अभियान, यही इंपोर्टेंट है, जो मैं कलर करके लाया हूँ वही इंपोर्टेंट है। कालिंजर अभियान आपका करता है 1019 में। क्या करता है? चंदेल शासक विद्याधर, विद्याधर को हराता है। और ये विद्याधर बड़ी मुश्किल से हारा था, बहुत मुश्किल से हारा था। ये शाम तक ऐसा लग रहा था कि ये महमूद गजनबी को हरा देगा, लेकिन शाम होते होते इसकी सेना क्या होती है? हिम्मत हारने लगती है, और महमूद गजनबी अंततः क्या कर लेता है? इन पे विजय प्राप्त कर लेता है। फिर एक और कश्मीर का युद्ध होता है। स्त्री शासिका होती हैं, पहली महिला शासिका होती हैं यहाँ पे, मतलब जो जिसका मतलब महमूद गजनबी से एक तरीके से युद्ध होता है। और ग्वालियर व कालिंजर पर आक्रमण करते हैं 1022 में। चंदेल शासक यहाँ पे होते हैं।
और सोमनाथ मंदिर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका है वो आपका क्या है, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण है। और यहाँ पे जो शासन करते थे वो भीम प्रथम थे उस टाइम पे। इन्हें गुजरात का चालुक्य भी बोला जाता था, इन्हें सोलंकी वंश का भी शासक बोला जाता था। और ये बहुत पूछा जाता है कि जो सबसे प्रमुख आक्रमण है आपका महमूद गजनबी का वो कौन सा है, 1024-25, कहीं कहीं पे 25-26 लिखा होता है, तो डेट से कंफ्यूज नहीं होने का। 1024-25-26 में आपका क्या होता है, ये सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करता है। और ये प्रथम यहाँ पे जो राजा होते हैं वो भीम प्रथम होते हैं और सोलंकी वंश के राजा होते हैं। ये सोलंकी वंश क्या होता है, जो गुजरात के चालुक्य हमने पढ़ाए थे वही आपके क्या होते हैं, सोलंकी वंश के आपके भीम प्रथम, जिनका नाम मूल राज प्रथम भी होता है। इनका भीम प्रथम का ही नाम मूल राज प्रथम होता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट आपका क्या था, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जो 16वां, ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन से नंबर का आक्रमण था, तो 16वें नंबर का आक्रमण था। फिर एक और आक्रमण करता है सिंध के जाट क्षेत्र पे, सिंध के जाट पे करता है। वहां पे शासक होते हैं जाट 1027 में। फिर ये क्या है, इसकी डेथ हो जाती है 1030 में। महमूद गजनबी की 1030 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये आपके क्या थे, महमूद गजनबी के आक्रमण थे। अब महमूद गजनबी जब भारत पे आक्रमण करता है तो उसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी बनते हैं, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी बनते हैं कि उसके साथ कौन आया था, उसने क्या चीजें चलाई थी। तो इसमें क्या है, इसके जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या है आपके, एक तो ये सेना में तिलक नामक एक हिंदू सेनापति था इसकी सेना में, ठीक है। इसने कुछ सिक्के भी चलवाए थे, सिक्कों पर इसने क्या किया था, घुड़सवार और नंदी के चिन्ह लगवाए थे। इसके जो सिक्के थे उस पे घुड़सवार के चिन्ह थे, उस पे नंदी के चिन्ह थे। घुड़सवार पे ये खुद दिखाया गया है, नंदी पे बोले तो इसमें बैल की आकृति भी मिलती है। और ये सोने पे चांदी के सिक्के इसने जारी कराए थे, सोने और चांदी दोनों के ही सिक्के इसने चलवाए थे। सिक्कों पर संस्कृत व अरबी भाषा का प्रयोग हुआ था, क्योंकि भारत में था तो अरब संस्कृति और भारतीय संस्कृति दोनों का ही एक तरीके से मिक्सअप देखने को मिला इसके सिक्कों पर। और इसके साथ जो प्रमुख साहित्यकार आते हैं, प्रमुख मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ राइटर्स भी आते हैं, क्योंकि अकेले तो नहीं आता है, कोई ना कोई अपने साथ शासक भी लेते आता है, अपने साथ आपका कुछ विद्वान भी लेके आता है। तो इसके साथ जो विद्वान आया था वो अलबरूनी आया था। कौन आया था, अलबरूनी आया था। इसके काल में जो थे अलबरूनी आए थे भारत, और तहकीक हिंद नामक इन्होंने किताब लिखी है, जिसे किताबुल हिंद भी बोला जाता है। और ये अरबी भाषा की पुस्तक है, तहकीक हिंद या फिर किताबुल हिंद। ये गजनबी के साथ भारत आए थे। एक फिर आते हैं फिरदौसी भी होते हैं, इन्हीं के सेना मतलब इन्हीं के साथ होते हैं, इन्हीं के उस पे काम करते हैं। इनको फिरदौसी, इनको पूर्व का होमर बोला जाता है। इन्होंने शाहनामा जैसी पुस्तक की रचना की है, जिसको ईरान का महाकाव्य बोला गया है। और इस शाहनामा पुस्तक में इन्होंने क्या कहा है, पृथ्वी को क्या है, कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग बताया है। और ये जो पुस्तक थी वो फारसी भाषा में थी। कौन सी, शाहनामा फारसी भाषा में है और किताबुल हिंद आपकी अरबी भाषा में है। और फिरदौसी को पूर्व का होमर बोला गया है। उतबी एक विद्वान होते हैं इनके साथ, दरबारी कवि इनके होते हैं उतबी। तारीखे यामिनी कौन होते हैं, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है तारीखे यामिनी, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, किताबुल यामिनी बोल सकते हैं। यामिनी बोले तो यामिनी वंश की पूरी इसमें क्या है, हिस्ट्री मिलेगी, यानी गजनी के वंश की जानकारी मिलेगी। और एक आपका होता है बैहाकी, इसने क्या लिखी है, तारीख सुबुक्तगीनी। और ये सुबुक्तगीन कौन था, महमूद गजनबी का फादर था, तो उसके ऊपर इसने बुक लिखी है। एक फारूकी आता है, इसकी कोई पुस्तक नहीं मिलती है, हालांकि होगी लेकिन मुझे नहीं इतनी इंपॉर्टेंट कोई दिखी जो मैंने इसमें ऐड की हो। तो ये आपके क्या है, इतने इंपॉर्टेंट आपके क्या होते हैं, शासक होते हैं। और ये इतने इनके साथ लेखक आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शासक होते हैं ये। और इतने इनके साथ क्या होते हैं, ये कला मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं, राइटर आते हैं, विद्वान आते हैं, लेखक आते हैं, जो रचनाएं भी लिखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो आज की जो क्लास थी दोस्तों वो यहीं तक थी। कैसी लगी है आप लोगों को क्लास बताइएगा, अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और हमें और क्या करिए दोस्तों, कमेंट किया करिए कि आपको क्लास लगती कैसी है। आप उसमें बता सकते हैं कि सर क्लास अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है, या कोई चीज़ भी ऐड करानी है आपको कि क्लास में ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। मुझे लगेगा कि मैं ऐड कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल ऐड करूँगा।
और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं लिंक भी देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। और क्या करता हूँ मैं, टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर भी लिंक डालता हूँ पीडीएफ का, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। इस महान सर नाम से है, तो वहां पे आपको इसका क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर भी। तो अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, एक चीज आपको बता ही देते हैं। अब मैं पॉलिटी की भी क्लास शुरू करने वाला हूँ, और पॉलिटी की इसके साथ साथ मैं क्लास शुरू करूंगा, तो उसको भी आप देखें। तो मैं जल्दी शुरू कर दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट डाल दूंगा कि वो किस टाइम पे ये क्लासें आया करेंगी। टाइमिंग एक बना दूंगा जिसपे आपको सहूलियत हो जाएगी कि आपको क्लास कब मिल रही है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।